आज हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं और कोशिश भी होगी कि सबका ओवरव्यू हो जाए। जहाँ पे ज़्यादा गहराई से बात करने वाली ज़रूरत हुई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ ज़्यादा बात कर लेंगे। अदरवाइज जो है वो एक ओवरव्यू जो है वो जनरली मैं आपको जो है वो दे दूँगी। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस कहते हैं कि किसी भी काम करने की एबिलिटी, यानी कोई बंदा हम सर इंटेलिजेंस। रिकॉर्डिंग पे लगा लेना सर। जी आई थिंक लगा दिया है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इंटेलिजेंस जो है बेसिकली ये ऐसी खसूसियत किसी बंदे की कि जो किसी काम को करने के उससे काबिल बनाती है। ठीक है, जो काम करने के काबिल होता है तो कहते हैं इस काम में ये बंदा इंटेलिजेंट बंदा है। ठीक है, तो कोई काम जो कर सकता है उसे हम इंटेलिजेंट कहते हैं। अब इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट था सबसे पहले 1905 के अंदर जो है वो इसका कंसेप्ट पहली दफा इंटेलिजेंस के मतलब बात की थी, वो अल्फ्रेड बेनेट ने की। ठीक है, यानी ये तो फिर बेसिकली इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। मेजर कैसे किया जाता है कि कोई टेस्ट वगैरह लेके, जैसे जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं या जो आर्मी के टेस्ट आप अक्सर देखते हो, तो यहाँ से इन टेस्ट से वो इंटेलिजेंस मेजर करते हैं। या आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ लिखें कि इंटेलिजेंस मेजर करने के, तो आपके सामने बहुत से टेस्ट निकल के आ जाएंगे। जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बाद वो आपको बता देंगे कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने आपका आईक्यू लेवल है वगैरह, इस तरह की चीजें पता चल जाती हैं। तो पहला जो टेस्ट बनाया था ना, ये 1905 के अंदर जो है अल्फ्रेड बीनेट ने बनाया था। फिर उसके, ये अल्फ्रेड बीनेट अकेला नहीं था, सीमन भी साथ में था जो फ्रांस से, लेकिन जो फेमस है वो अल्फ्रेड बीनेट है। और ये जो टेस्ट उन्होंने बनाए थे ये 3 से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए थे। फिर विलियम स्टर्न ने 1912 के अंदर जो है वो आईक्यू का कंसेप्ट दिया, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन का आपको कल बताया था। क्वेश्चन हम वर्ड तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को मेजर करने वाले थे। ठीक है, तो आईक्यू का फार्मूला जो है वो दिया स्टर्न ने, आईक्यू इज इक्वल टू एम ए अवर सी ए मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। अब ये इस तरह का सवाल भी आ सकता है। मैंने एग्जांपल तो यहाँ पे नहीं दी, लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि एम एज मेंटल एज और सी ए क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज मुख्तलिफ कैसे हैं? देखिए, वो लोग जो जहीन होंगे, वो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 12 साल तक का बच्चा ये चीज कोई खास स्पेसिफिक चीज के लर्न कर सकता है। अगर कोई 10 साल का बच्चा भी, जो 12 साल वाले बच्चे एवरेज लर्न करते हैं वो याद कर लेता है, 10 साल का बच्चा, तो इसका मतलब है कि उसका आईक्यू लेवल जो है वो ज्यादा है, यानी उसकी मेंटल एज ज्यादा है। वैसे तो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, जनरली उसकी उम्र है वो तो है 10 साल, लेकिन काम वो जो याद कर लेता है चीजें, वो जो 12 साल वाला बच्चा करता है वो याद कर लेता है। इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि उसकी मेंटल एज ज्यादा है। तो ये आईक्यू का जो फार्मूला है एम ए अवर सी ए, ये किसने दिया था? ये दिया था विलियम स्टर्न ने दिया था। कब दिया था? एक्सक्यूज मी 1912 में। सर। जी जी, जी बोलिए। सर ये ना इको बहुत है आपकी ना आवाज के साथ। सर बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा है। बेसिकली ये लैपटॉप की आवाज है। तो इसको कैसे टैकल करें? कैसे टैकल करें? मजीद कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा जो है वो ज्यादा सर आवाज ये को। रेडियो बैकग्राउंड नहीं है ये। सर जैसे रेडियो में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ऐसा साउंड आ रहा है माइक, या थोड़ा सा पीछे करके या कैसे एडजस्ट करके आप उसको चलाएं। बाकी बैकग्राउंड में आवाज नहीं है कोई भी। इसको बाकी आवाज क्लियर है आपकी। जी जी। अगर मैं ना दोबारा 2 मिनट बोलता हूँ, अगर आपको उसी तरह का मसला रहे ना तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है ना वो एयरबड हटा के लैपटॉप का जो स्पीकर अपना है ना वही इस्तेमाल करूँगा। फिर उसमें ये होता है कि मुझे फिर आपकी क्वेश्चन सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो माइक तो सबकी म्यूट ही है, किसी मेरी तरफ से ही होना है। चलिए 2 मिनट बाद मुझे दोबारा बताइएगा, अगर आवाज़ आपको समझ में आ रही है ना 2 मिनट बाद मुझे दोबारा बताइएगा, तो मैं सेटिंग चेंज करूँगा। सर अभी हो रही है, अभी भी आप बोल रहे हैं साथ साथ हो रही है। सर इतनी नहीं हो रही, आवाज क्लियर आ रहा है। हमने हेडफोन लगाए हुए हैं, हमें बिल्कुल ओके आ रहा है। थोड़ा इशू है, बिल्कुल मीगर सा इशू है। सर सही है, आप कंटिन्यू करें, ठीक है, ये कोई मसला ओके इतना है सर। ज्यादा नहीं है। आवाज समझ में आ रही है फिर भी, हाँ आवाज कॉन्सेप्ट समझ हो में आ रहे हैं रही है सर, क्लियर। बिल्कुल ही। आप कैरी आउट करें। जी जी। अब बोलिएगा, कोई आपके पास मुझे आती है नहीं आती? क्लियर है सर।
अब क्लियर है सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चले बर्दाश्त करें, इस चीज को जो है ना वो मुश्किल है इसका रिजॉल्व करना। अच्छा, 1912 के अंदर विलियम स्टर ने जो है वो ये फार्मूला दिया था, एम ई अवर सी ए। एम ए मेंटल एज और सी ए जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज है। अब अगर सवाल पेपर में आपसे पूछता है कि किसी बंदे का मेंटल एज इतनी है और क्रोनोलॉजिकल इतनी है, तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, तो आपने इसी तरह एम ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करके मेंटल एज और सी ए, और अगर वो कहता है परसेंटेज मालूम करें या रेट ऑफ चेंज मेंटल एज और डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिक रेट की बात करता है, तो फिर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। और जो बंदा जिसका मेंटल एज जो है वो 100 से ज्यादा हो वैल्यू आ रही होगी, इट मीन कि वो बंदा ज़हीन है। और जिसकी 100 से कम आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि उसकी मेंटल एज कम है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो ज्यादा है। यानी 14 साल का लड़का है लेकिन दिमागी ग्रोथ जो उसकी 10 साल की है, इस तरह करके पता चलेगा। 1913 के अंदर इसको इस फार्मूले को हाल में रिवाइज किया था, लेकिन ये पब्लिश हुआ था ना, ये 1916 के अंदर हुआ था। तो टर्मन जो था उसने इसको पब्लिश करवाया था। यानी आई को इज इक्वल टू एम ए अवर सी ए जो फार्मूला है, ये दिया था सर ने 1912 के अंदर। लेकिन इसको जो बाद में पब्लिक करवाया है वो टर्मन ने इसको जो है वो पब्लिश करवाया है। इसके अलावा जीन चार्जे ने भी इसके ऊपर काम किया था 1919 के अंदर। 1919 के अंदर जीन चार्जे ने भी इसके ऊपर जो है वो कुछ काम किया था। इसके बाद ये टेबल है, ये जरूर आप लोगों ने याद करना है, स्पेशली जो स्पेशल एजुकेशन वाले लोग हैं उन्हें ये टेबल जो है वो ऐसे फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। तो इसके अंदर जो हम बेसिकली चीज रखते हैं ना, कि हमारे पास 90 से बिलो 70 से 90 के दरम्यान होते हैं, ऐसे बच्चों को कह रहते हैं डल बच्चे हैं, यानी इनको कम याद होता है, ये जहीन नहीं है। और जो 70 से कम होते हैं, हम सबको गिन रहे होते हैं कि ये बच्चे जो है वो अपाहज हैं ज़हनी तौर पे ना, इस तरह हम उनको समझ रहे होते हैं। तो बाकी लेकिन ये था जनरल एजुकेशन वालों के लिए। स्पेशल वाले इसके एक एक टर्म को याद करें कि इडियट वाले जो है ना वो 0 से 19 तक होंगे, इनसाइल वाले 20 से 49, मोरॉन वाले बॉर्डर लाइन, इस तरह आप याद कर लेंगे। जो सुपर इंटेलिजेंस होती है, यानी जो जहीन लोग होते हैं, वो 110 से 139 के दरमियान होते हैं। और वो लोग जिनको कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड गिफ्टेड बच्चे, यानी जिनकी जहनी सलाहियत बहुत शार्प होती है, तो वो 140 या उसके अबव होती है, ठीक है। और एक और याद रखना, जो पीपीएससी के 2-3 दफा सवाल ये चीज हुआ है कि जो टीचर होता है उसका आईक्यू लेवल, उसका जो आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए, तो टीचर का आईक्यू लेवल 120 प्लस होना चाहिए, ठीक है। टीचर का आईक्यू लेवल 120 प्लस होना चाहिए। और एक एवरेज का 90 to 110 होता है। 90 से लेकर 70 तक डल बच्चे होते हैं, और 70 से नीचे रिटार्डेड, जैसे तौर पे अपाहज इस तरह उनको बोल रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो कुछ स्टोरीज हैं, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं करवाई सर हुई लेकिन एक्सक्यूज जी जी बोलिए। सर वो जी सर, मेरा क्वेश्चन था, ये जो स्टूडेंट्स हैं मतलब इडियट्स हैं, मोरॉन्स हैं, ये सारे ये स्पेशल में आ जाते हैं या? हाँ ये सर, अब जो है जी सारे स्पेशल में आ ये जाते हैं। बॉर्डर लाइन है, जी। ये सारे स्पेशल में आ जो जाते हैं या सर जो नॉर्मल 70 से स्कूल हैं? जो 70 से 90 तक है ना, 70 से 90, वो बच्चे हम जी काउंट सर। कर लेते हैं कि ये डल हैं, यानी ये कुंद ज़ेन हैं, यानी इनको थोड़ा स्लो लर्नर बोलते हैं। तो ये स्लो लर्नर नहीं होते जैसे सही। सीखने भी आई थी पंजाब में। तो जो 70 से भी नीचे होंगे ना, उनको हम बोल रहे होते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पे अपाहिज, इनको ये नहीं समझ सकते, ठीक है। बाकी अच्छा यहाँ पे सर, स्पेशल वाले लोग हैं जी। जो स्पेशल एजुकेशन देते हैं जहाँ पर मतलब वो बच्चे जो मेंटली रिटार्ड होते हैं या कुछ ऐसे या अपाहिज वगैरह, तो उनकी कोई पैरामीटर वगैरह या इंटेलिजेंस उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं? यहाँ 70 पे से जो जी बिलो जी, हों तो वो अब लो लर्नर हैं। जी जी। यहाँ मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, यहाँ पे लोग हैं इस सेशन के अंदर ना, जो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतना है कि उनका जो ना, जो 70 से ऊपर होते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, जो स्लो लर्नर होते हैं, उनके लिए प्रॉपर टीचर्स होते हैं जो उनको सिखाते हैं कि वो देखिए। अभी हम इंटेलिजेंस की आज बात कर रहे हैं, जो कि अभी अगली स्टोरी पढ़ेंगे जिसके अंदर मैं चीज़ों को थोड़ा वाज़ेह करूंगा कि जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो होता है कि कुछ लोगों को एपिसोडिक मेमोरी के जरिए उनको जल्दी याद होता है, यानी उनको स्टोरी की
कोई होते हैं जिनको प्रोसीजरल मेमोरी होती है उनकी, यानी कोई अल्लाह ताला ने जो इंसान पैदा किए हैं ना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ, ये हम लोग हैं ना, हमें हर तरह से याद हो जाती हैं चीजें। लेकिन जो स्लो लर्नर होते हैं उनको होता है, कुछ लोगों को पिक्चर से याद होती हैं, कुछ को वीडियो देख के याद होती हैं चीजें, कुछ को स्टोरी सुनाई जाए तो फिर कुछ ना कुछ चीजें पुश करते हैं। तो स्लो लर्नर होते हैं, उनको चीजें थोड़ी मुश्किल से याद होती हैं, किसी उनके मुनफरद तरीके से याद हो रही होती है। तो बहरहाल ये स्पेशल लोग जो हैं वो बेहतर इसको बता सकते हैं। तो उनके जो डल स्टूडेंट होते हैं उनको तो तालीम दी जाती है, लेकिन जो बिल्कुल ही होती है ना, रिटार्डेड होती है, उनके लिए आई थिंक कोई सोल्यूशन नहीं है। मजीद यहाँ से कोई वजाहत सर कर दे। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो डिस्ग्राफिया है या डायलेक्सिया है, इस किस्म की जो बीमारियां होती हैं, ये इनमें पाई जाती हैं, जैसे ये इडियट्स हो गए, मोरॉन्स हो गए या नहीं, मेरी बॉर्डरलाइन हो बात गए? सुने, मेरी बात सुने। जो डिसलेक्सिया है ना, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज में आता है। ठीक है, डिसलेक्सिया मीन्स कि आपको कोई चीज उसको लर्न नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया में और डिसग्राफिया में वो आपकी ना रीडिंग और राइटिंग में सारे इश्यूज आते हैं। जो ये है ना स्लो लर्नर, यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो वो जो भी बंदा जो है वो 70 से बिलो जाएगा, वो स्लो लर्नर्स में भी आता है, वो एमआर में भी आता है। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनकी जो इंटेलेक्चुअल लर्निंग होती है वो मतलब ना होने के बराबर होती है, और वो देखने से ही उनके फीचर्स इस तरह के होते हैं कि वो देखने से ही पता चल जाते हैं। अब जिस तरह स्लो लर्नर है, वो फिजिकली वाइज उनकी उम्र ज्यादा होती है। हमारे पास अब स्कूल्स हैं, तो उसमें ये होता है कि वो बच्चा जहनी तौर पे वो कम उम्र का होता है, और वो फिजिकली उसकी ग्रोथ जो है वो 14-15 साल की हुई भी होती है, और दिमाग जो उसका है वो 9-10 साल की उम्र का होता है। वो हमारे स्लो लर्नर्स की कैटेगरीज में आता है। और जो होते हैं मेंटली चैलेंज जो बच्चे होते हैं, वो तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा उनमें सही से वो अपने बॉडी को भी बैलेंस नहीं कर सकते। और दूसरा, उनकी ड्रोलिंग होती है मुंह से, मतलब रॉलें वगैरह टपकती हैं, प्लस वो कुछ में इश्यूज होते हैं कि बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, और मतलब इस तरह के बिहेवियर उस उनमें आ जाता है। जो आप आइडिया अगर पढ़े ना, तो उसमें अटेंशन डेफिसिट, कि वो अटेंशन एक जगह पे बैठ नहीं सकते, उनमें बहुत से मसाइल होते हैं। वो अटेंशन अपनी जो एक जगह पे नहीं कर पाते, ना वो किसी को दे पाते हैं, ना वो अपनी सीट पे नहीं बैठ सकते। ये है। अच्छा, जो जिसको शिजोफ्रेनिया हो या बाइपोलर डिसऑर्डर, तो वो क्या तो वो स्पेशल? शिजोफ्रीनिया, जी जी जी, वो जी। शिजोफ्रीनिया वो झटके होते हैं, वो दिमागी फालज उसको बोलते हैं। तो वो जो एप्स होते हैं ना, एपिलेप्सी वाले जो बच्चे होते हैं, वो उनमें होते हैं, वो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो हमारे उसी में आते हैं। लेकिन वो कभी दौरे का पता नहीं होता कि किस टाइम पे हो जाएगा, किस टाइम पे नहीं होगा। वो उसमें हम एमआर में उसको नहीं कंसीडर करते। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू। अभी सर को कंटिन्यू कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हम बाद जी सर, में आप लास्ट में पूछ कंटिन्यू लेंगे। करें। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज जी अब जी, सर को कंटिन्यू करने दे, लास्ट पे अपनी ये कन्वर्सेशन डिस्कशन। कंटिन्यू कर लीजिएगा ठीक। आप। जी ठीक है। अच्छा, ठीक। इसके बाद यूनिफैक्टर थ्योरी की बात करते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी यानी इसको हम कहते हैं कि जो बंदे एक तरह की इंटेलिजेंस रखते हैं, एक तरह की, जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। कि जैसे पुराना कंसेप्ट होता था, हम जैसे किसी बच्चे को कहते हैं ना यार वो फलां बड़ा रहीन है, तो हमने एक जनरल कंसेप्ट बताया कि हाँ, हमारे माइंड के अंदर ये है कि यार बच्चे को सबक जल्दी याद हो जाता है, या जब बच्चा काम बहुत करता है तो हमने कहा यार फलां बहुत जीनियस है। तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी थी ये वाली, जिसको कि हम कहते हैं कि ये फलां जीनियस है फलां नहीं है, तो इसको यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो बोल रहे होते थे। हम वन एस्पेक्ट देखते थे यानी इंटेलिजेंस का। दूसरा है हमारे पास मल्टीपल थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये थॉरनडाइक ने दी थी, एडवर्ड ली थॉरनडाइक, जिसने वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी साइकोलॉजी के अंदर, जो हमने डिस्कशन की थी। तो इसके अंदर जो है ना, वो कहता है कि जैसे कि एबिलिटी मल्टी फैक्टर, पहले तो याद रखना कि जिसके अंदर बहुत सारी एबिलिटी होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, यानी इंटेलिजेंस को मेजर करने की बहुत सारी चीजें हैं। तो जहाँ उसने कहा है कि अगर किसी की मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस को चेक करना हो तो चार चीजें हम चार तरीकों से कर सकते हैं: लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। ठीक है, अब इसको डिटेल में चेक, चलो उसको तो देखें। यहाँ पे इंटेलिजेंस के मुतालिक जो है कुछ बात कर रहे हैं, जो हमारा दिमाग है ना, इसके चार हिस्से हैं। ठीक है, चार हिस्सों में पहला फ्रंटल लोब, ये जो हमारा माथा के साथ जो दिमाग का हिस्सा होता है। फिर उसके पीछे वाला हिस्सा जो हमारा दरमियान वाला मिड वाला होता है, उसे कहते हैं पैरिटल लोब। और फिर उसके बाद जो है नीचे वाला जो हमारा, जिसे हम कहते हैं खोपड़ी, या ये गर्दन के पास बैक साइड में जो होता है, इसे ऑक्यूपेटल लोब कहते हैं। और जो हमारा इसके दरमियान में होता है, यानी जो
दिमाग सर के दरमियान में समझ लें, जो हमारे मुंह वाली साइड पे ये हिस्सा होता है उसे कहते हैं टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये चार तरह के दिमाग होते हैं। ये कहीं ना कहीं कॉग्निटिव के साथ भी इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ भी है, बायोलॉजी के साथ भी है इस टॉपिक का ताल्लुक। अच्छा, जो फ्रंटल लोब है ये क्या काम करता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास होता है ना, फ्रंटल लोब और पेरिटल लोब है। वैसे तो चार हिस्से दिमाग के इम्पोर्टेंट। फ्रंटल लोब वो होता है कि जो हमारे जो मोटिवेशन है, जो हमारे मूड है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जो पेरिटल लोब है, यही फ्रंटल लोब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी सारी जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, हमारे सब बड़े काम जो है फ्रंटल लोब की वजह से हो रहे हैं। फिर जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, पेरिटल लोब, ये हमें पता चलता है इससे कि जैसे हमको पेन फील करते हैं, कोई हमें दर्द होता है, या कोई हमें टच करता है, या किसी चीज को हम टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर हो जाता है, हमें बैलेंस होगा, इन चीजों का सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो हम पेरिटल लोब के जरिए लेते हैं। और उसके यानी जैसे मेरे पाँव को यकदम किसी ने छुआ है, तो मेरे दिमाग को फौरी पैगाम जाएगा कि आपके पाँव को किसी चीज ने छुआ है, तो वो फौरी तौर पर उसका बैक रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह करके जो दिमाग जो मतलब हमारे टच करने से होती हैं, या हमें यकदम दर्द हुआ, कोई कॉन्टेक्ट चुप है, तो वो जो इस चीज को रिकॉग्नाइज करना किस वजह से दर्द हुआ है, किस जिस्म के पार्ट से दर्द हुआ है, फौरी इसको पीछे कर ले, तो इसको जो है ना, ये पेरिटल लोब के अंदर ये चीजें चल रही होती हैं। थर्ड हमारा पोर्शन दिमाग का है, वो है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर भी हम जो है ना, ये हमारा इसका ताल्लुक कानों के साथ है। पहले तो ये ऐसे आसान से हेयर इनपुट है। ये हमारे दिमाग जो कान है, जो हेयर जो हम सुनते हैं, इसका ताल्लुक टेम्पोरल लोब से है। हमको आवाज़ हमारे तक आती है, हम उसको रिकग्नाइज करते हैं, उस आवाज़ को पहचान के फिर हम उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो ये टेम्पोरल लोब में होती है। अपोफिटल लोब, ये इसका ताल्लुक आंखों के साथ है कि हम चीज़ों को जो विजुअल देखते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं, उनको पहचानते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये हमारे पास टेम्पोरल लोब आते हैं। फ्रंटल लोब के यहाँ मैंने कुछ काम लिखी हैं कि फ्रंटल लोब से मैंने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है दिमाग का। इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम प्लानिंग चल रही होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे करते हैं? हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आप देख लेनी है जो लेफ्ट साइड में है। और पेरिटल लोब के अंदर हम कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली पेरिटल लोब का असल काम ये है कि सेंसरी मेमोरी या सेंसरी जो है ना, वो सेंस के जरिए जो हम इंफॉर्मेशन ले रही होती हैं, सेंस के जरिए जो हम काम कर रहे होते हैं, वो इस पेरिटल लोब के अंदर डील हो रहा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे इंटेलिजेंस के कंसेप्ट का। असल अब आते हैं इंटेलिजेंस की थ्योरीज की तरफ। इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और ट्राई आर्किटेक्ट थ्योरी। हमारे जो पेपर्स अक्सर गुजरते हैं पंजाब में, उसके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में सवाल आते होता है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पंजाब वालों के लिए अहमियत की हमें है, और आई थिंक स्टेट वालों को भी ये जो इंटेलिजेंस की थ्योरी दो ही हैं ज़्यादा जो फेमस हैं, तो इनको समझना चाहिए, करना चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या, पहले जैसे हमने कहा था यूनिफैक्टर, तो पहले कहा जाता था कि फला बंदा जीनियस है, हम एक एस्पेक्ट को देख रहे होते थे। फिर मल्टी फैक्टर आ गए, जो कुछ कहते थे कि यार कुछ स्पेशल मेमोरी होती है, इंटेलिजेंस होती है, जनरल इंटेलिजेंस होती है, इस तरह की बातें की जाने लगी। फिर आया ये गार्डनर जो है ना, हॉवर्ड गार्डनर, उसने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। और इसके अंदर इसने 8 से 9, तकरीबन उसने 9 दी थी, 8 हमारी किताबों में है, 9वीं को किताबों में शामिल किया गया, मतलब प्रोसेस में है, वो भी शामिल कर ली जाएगी। इसने कहा कि लोग जो है ना, वो 8 तरह की जहानतें होती हैं। सिर्फ जहानत यही नहीं है ट्रेडिशनल तरीके से कि यार फलां बंदा सबक जल्दी याद कर लेता तो जहीन है। वो कहता है कि हो सकता है कि ये जो चंद खसूसियात हैं, इनमें से कोई खसूसियत भी किसी बंदे के अंदर पाई जाए तो वो जहीन होगा। इसने ये बात की थी। तो यानी सिंपल इसने ये नहीं बात की थी कि कोई बंदा जो है सबक जल्दी याद कर लेता है या कोई काम कर लेता है, तो हम उसको जहीन नहीं कहेंगे, बल्कि जहीन वो बंदा होगा जो कोई ना कोई काम कर सकता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। और हार्वर्ड गार्डनर ने ये जो बातें हैं, ये फ्रेम्स ऑफ माइंड, इसने बुक लिखी थी 1983 के अंदर, 1983 के अंदर फ्रेम ऑफ माइंड, उसके अंदर इन बातों को उसने जिक्र किया था। और उसने जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस को 8 टाइप्स के अंदर जो है वो चेंज किया है। उसको हम देखते हैं, एक एक्स्ट्रा भी है जिसको जो है वो अभी तक शामिल नहीं किया गया। पहले यहीं पे मैं बता देता हूँ चीज़ों को। हम काफी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपने अगर डिटेल देखनी हो देख लीजिएगा, बाकी सारी बातें यही हैं। पहली है लॉजिकल मैथमेटिकल। वो कहते हैं कि वो लोग यानी जो जिसके अंदर ये खसूसियत होगी, वो मैथ के सवालों को जल्दी कर लेंगे, वो चीज़ों के मुतालिक लॉजिक देंगे, वो हर चीज़ के मुतालिक रीजनिंग देंगे। तो जिसके अंदर जो है मैथ की एबिलिटी होगी, जिसके अंदर लॉजिकल एबिलिटी होगी, तो उसे हम कहेंगे कि यार ये जो है ना लॉजिकल मैथमेटिकल एक्सपर्ट हैं। फिर इसके कुछ लोग होते हैं कि जिनकी जो है ना वो लैंग्वेज के अंदर कमाल होते हैं। ठीक है,
यानी कि वो लोग जैसे लफाजी होते हैं, उसके पास बड़े अल्फाज होते हैं बात करने के लिए, बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से अगले बंदे को समझाते हैं। वो लिखने में, वो राइटिंग में, वो प्लेइंग वर्ड गेम हो, लिसनिंग हो, टेलिंग स्टोरीज हो, इसलिए ये ऐसे लोग जो होते हैं ना वो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। यानी ये जो लिंग्विस्टिक वाले लोग होते हैं ना, ये मुख्य टीचर्स होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, यानी वो बंदे जो अल्फाज के जादूगर होते हैं, जो अल्फाज के ऊपर जिनको बड़ा अबूर हासिल होता है, जो इससे लोगों को हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी ये वो बंदे हैं जो लिंग्विस्टिक हैं। इस तरह स्पेशल या स्पेशल बोलते हैं, ये वो लोग जो स्पेस के मुतालिक बड़ा जानते हैं, इन चीज़ों एक तो चीज़ों का पैटर्न मुतालिक, इन चीज़ों को इस तरह तरतीब देना चाहिए, ऐसे जोड़ना चाहिए। नक्शा नगार में डिज़ाइनर होते हैं या क्रिएटिव डिज़ाइन करने वाले होते हैं, तो वो लोग स्पेस के मुतालिक नॉलेज रखते हैं, चीज़ों के मुतालिक जोड़ना, चीज़ों के मुतालिक इन्वेस्टिगेट करना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को ड्रा करना, ये वो लोग होते हैं। और इसके अलावा यानी नॉन वर्बल एक्सपर्ट होते हैं, यानी अल्फाज के धनी नहीं होते कि चीज़ों को बनाने में, ड्राइंग करने में और चीज़ों को जोड़ने के अंदर, चीज़ों को तरतीब लगाने के अंदर, आर्किटेक्चर के लिहाज से ये लोग ज़बरदस्त लोग होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं, कि जो चीज़ें सामने वजूद नहीं रखती उनके मुतालिक जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये लोग सोच लेते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये लोग स्पेशल मेमोरी वाले हैं। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ है, वो है हमारे पास म्यूजिकल। ये वो लोग होते हैं जो गाना अच्छा गाते हैं, वो लोग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह चला लेते हैं, कंपोनेंट को अच्छी तरह चला लेते हैं, और यानी अच्छी आवाज में गुनगुना लेते हैं। ऐसे उनकी अच्छी पिच होती है, अच्छा उनका रिदम होता है प्रोड्यूस करने का, म्यूजिक से जो मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि यार ये म्यूजिकली जो है ना वो इंटेलिजेंट है। फिर उसमें जब बॉडी स्टैटिक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिमाग जो जिस्मानी तौर पे बड़े जमीन होते हैं, यानी उनके अंदर जो है ना वो काम करने के बजाय कोई स्किल का माहिर होता है, किसी काम करने का माहिर है, खड्डी का माहिर है, कपड़ा बनाने का माहिर है, कोई भी काम करने के माहिर होती है। और ये लोग होते हैं जैसे डांस करने वाला, वो अपनी एक स्किल है, उसकी जिस्मानी स्किल जिसके अंदर माहिर है, तो उसके अंदर भी सबके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो डांस अच्छी करता है, या रनिंग है, या साइकिलिंग है, स्विमिंग है। ये जो फार्मर होते हैं, मैकेनिक, कारपेंटर, वो लोग जो दिमाग के जो जिस्मानी सलाहियतों के इस्तेमाल करके काम करते हैं, ऐसे कहते हैं कि ये वो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट लोग हैं। इसके अलावा फिफ्थ इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कहते हैं कि हर वो बंदा जो दूसरों बंदों के साथ अच्छा ताल्लुक बना लेता है, अपने अननोन को दोस्त अपना बना लेता है, जो घबराता नहीं, शर्माता नहीं, सोशलाइज होता है, और ऐसे बंदे को इसके अंदर मार्केटिंग स्किल होती है, लोगों को बेचना आता है, लोगों को कन्विंस करना आता है, लोगों को कायल करना आता है, लोगों की बात को समझ सकता है, इसको हम कह रहे हैं कि यार ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बंदा है। इसके बाद इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल वो बंदा होता है जो अपनी जात के मुतालिक जानता है, जिसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होता है, जिसे पता होता है कि मुझे अपने आप को रेगुलेट कैसे करना है। जैसे मुझे सुबह अगर लेट जाग होती है, तो मुझे पता है कि मुझे अपने आप को क्या डोज देनी है कि मैं जल्दी उठ सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं जो है ना वो फेल होता है एग्जाम में, तो क्या करना है कि मैं फेल ना हूँ। यानी वो बंदे होते हैं जो अपनी जात को अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं, जिनको अपनी कमजोरियां, खूबियां, खामियां सब पता होते हैं, और ये अपनी रियलाइजेशन होती है, ये इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ऐसे वो लोग होते हैं जो किताबें लिखने वाले, आर्थर हो गए, फिलोसफर हो गए, न्योर हो गए, तो ये लोग जो है ना यही ऐसे लोग जो है वो क्या होते हैं, इंट्रा पर्सनल उनके अंदर स्किल होती है। एक हमारे पास नेचर, वो लोग नेचर के बहुत करीब होते हैं, ये फितरत तो बहुत अच्छी लगती है। छोटा सा घर भी हो ना, तो अपने घर के अंदर उन्होंने दरख्त लगाए होते हैं, तो पौधा बागबानी की होती है, और ये लोग जो है वो फितरत के अंदर जाना पसंद करते हैं, और चीज़ों को, फितरत को एक्सप्लोर करना, फितरत के मुतालिक जानना, इनके अंदर ये चीज़ होती है। तो इस तरह जो रिसर्चर होते हैं, बायोलॉजिस्ट, गार्डनर, फार्मर, एनिमल ट्रेनर और जियोलॉजी, सारे जो है उनको ये नेचर के साथ इनका ताल्लुक समझेंगे। जो नौवीं मैंने कहा जिसको सिलेबस के अंदर शामिल नहीं किया गया, लेकिन वो शामिल किया जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के जो लोग डीप क्वेश्चन, डीप चीज़ों के मुतालिक भी जो है वो उनको टैकल कर लेते हैं, उनका मतलब जान लेते हैं, उनके मुतालिक जो है ना वो हाउ मालूम कर लेते हैं, और इस तरह के सवाल, इस तरह की चीज़ों के मुतालिक जानते हैं, जबकि सोचते हैं, उनको सोल्यूशन देते हैं, इसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। इसके अलावा गार्डनर की पूरी एजुकेशन के अंदर कैसे, सारी बात है सारी, अगर आप एप्लीकेशन देख लें, जैसे बात की, अब वोकेशनल वाला बंदा किस में आएगा, जो साइक का मॉडली का स्टैटिक होगा। ठीक है, यानी हर तरह की जो पीछे वाली जो हमने बातें पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पे इसके अंदर फिट आ सकती हैं। तो इसको आप मजीद देख लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है।
ये क्वेश्चन इंटरेस्टेड स्टेज पे ले लीजिएगा। फिर हम आते हैं इसके बाद ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्राई आर्किक थ्योरी वो दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने, और ये दी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो ट्राई आर्किक के अंदर तीन चीजें हैं। वो कहता है जो, तो एक बात यहाँ पे याद रखें, जो था ना गार्डनर की थी, वो कहती थी कि कहता था कि जो 8 चीजें उसने बताई है, कहता है सारी 8 की 8 चीजें इंडिपेंडेंट है। यानी अगर बंदा कोई म्यूजिकल भी अच्छा है तो हम कहेंगे कि ही इज इंटेलिजेंट। अगर कोई बंदा स्पेस को मतलब अच्छा जानता है, हम कहेंगे ही इज इंटेलिजेंट। तो इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, हमसे कहेंगे ही इज इंटेलिजेंट। लेकिन ट्राईआर्की के अंदर कहता है कि हर ज़हीन बंदे के अंदर 3 खसूसियात होंगी, और तीनों का होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक होगी तो हम ज़हीन नहीं कहेंगे, बल्कि जिसके अंदर तीनों चीजें होंगी तो उसको हम ज़हीन कहेंगे। ट्राईआर्की वालों का ये कंसेप्ट है। और ये 1980 के अंदर दी गई, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साइकोलॉजिस्ट था, उसने इसको दिया। और इसके साथ ये जो इंटेलिजेंस है फिक्स ग्रेड नहीं है, बल्कि ये जो इंटेलिजेंस है इसको बेहतर किया जा सकता है कि बार बार प्रैक्टिस की जाए, और एजुकेशन से कोई भी बंदा अपने आप को ज़हीन बना सकता है। इसने कहा था कि थ्री एलिमेंट्स ऑफ इसे ये थे इंटेलिजेंस के। पहला इसने कहा एनालिटिकल इंटेलिजेंस, दूसरा क्रिएटिव, तीसरा प्रैक्टिकल। ठीक है, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, ये कोई निशानी लगा लें जिससे ना एसीपी, एसीपी। तो वैसे एसीपी का होता है ना, इंडिया में मूवीज के अंदर जो है ना वो एसीपी का बड़ा तस्वीर होता है। शायद उनको ब्रिज के अंदर जो है ना बड़ा रैंक तो एसीपी का। तो एसीपी इस तरह करके एग्जाम में रख लें, यानी कोई एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। तो ये कहता है ट्राई स्टर्नबर्ग कहता है कि जिसके अंदर जो जहीन वही होगा जिसके अंदर तीनों खसूसियात होंगे। अब आप देखें एनालिटिकल के अंदर क्या होता है। एनालिटिकल वो बंदा होता है जो चीजों को एवेलुएट करना जानता है, उनको पहले पार्ट में बना के फिर उनको अंदर अच्छी तरह देख के फिर उसको होल की तरफ लेके जाता है। यानी चीजों को ब्रेक डाउन करना, चीजों को कंपोनेंट के अंदर तकसीम करना, और फिर कंपोनेंट का एनालिसिस करना, फिर कंपोनेंट को लॉजिकली एब्स्ट्रैक्टिकली देखना, और उसके अलावा मैथमेटिकल वर्बल स्केल जो डिसीजन लेना, मेक डिसीजन बाय रीजन। डिसीजन भी ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके फिर ऐड रैंक डिसीजन, बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये जो सारे काम हो रहे थे ये एनालिटिकल के अंदर हो रहे थे। प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है कि चीजों को प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल चीज निकालना। यानी वो बंदे जो चीजों को हाथ से करते हैं, सेंस के इस्तेमाल के, जैसे वो कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। वो स्मार्ट होता है, हम इसके कहते हैं शातिर है, चालाक है, लोगों को कन्विंस करना जानता है। तो कैन अप्लाई नॉलेज एंड इफेक्टिवली, यूज इंटेलिजेंस इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिकल वो बंदा होता है जो काम करके दिखाता है, जो उसने सीखा होता है ना एनालिटिकल के टाइम के अंदर, वो उसको अप्लाई करेगा। उसके बाद ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो ये जब एक बंदा एनालिटिकल पहले इस चीज को जज कर लेता है, फिर उसको प्रैक्टिकल करके अपनी जात के अंदर व्यवस्था कर लेता है, फिर अगली स्टेज ये आती है कि वो क्रिएटिव, यानी वो नया आइडिया निकालता है, नई चेंजिंग लेके आता है, पुरानी चीज के अंदर नई चेंजिंग या नई चीज जैसे लेके आता है। तो इसको हम कह देते हैं यार ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये इसने ट्राई आर्टिक्स में दी थी, जो स्टर्नबर्ग ने दी थी इंटेलिजेंस थ्योरी वाली। से 3 नाम याद कर लीजिएगा ना, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, ये काफी रहेंगे। गार्डनर के 8 नाम याद कर लेंगे, काफी रहेंगे। दरम्यान में कोई 2-4 बातें भी हर पॉइंट की तरह लग गई ना, तो वो आपके लिए एनफ होंगे, और आप उसको और आप आसानी से करेक्ट कर जाएंगे जब आपको मतलब ही पता होगा। इसी के अंदर आखिरी जो है वो इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये रैमंड कैटन ने दिया था इससे कंसेप्ट। अब इसको देखते हैं जरा, फ्लूइड वाले क्या कहते हैं। पहले तो 1960 के अंदर ये कंसेप्ट दिया गया, और इंटेलिजेंस हम कहते हैं कि कोई बंदा जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल होता है, तो उसको हम कह रहे होते हैं कि यार ये जो है ना वो ये इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट बंदा। फ्लूइड इंटेलिजेंस कैसे होती है। देखिए, अगर आपको कोई नया प्रॉब्लम आ गया सामने आपके, और आपके पास उसके मुतालिक माजी का कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है, ये एक ऐसे मसले में फंस गया हूँ, इस मसले को मैंने माजी में कभी फेस नहीं किया, और मेरे उसके साथ कोई तजर्बा नहीं रहा, और मुझे नहीं पता इस मसले को हल कैसे करना है। तो वो वाली जो वो फिर आपकी इनेट एबिलिटी, यानी जो आपने कहीं से सीखी तो नहीं है, खुद ब खुद आपकी तबीयत के अंदर कुछ होती है। देखिए ना, कुछ चीजें फितरत के अंदर होती हैं, इसको आप इतना ज्यादा पॉलिश नहीं करते, लेकिन आप उस चीज के माहिर हो जाते हैं। तो फ्लोर इंटेलिजेंस वाले वो लोग होते हैं कि जो अपनी इनेट एबिलिटी, यानी किसी बंदे का जो है ना वो खुद से इतनी सलाहियत कुछ काम करने की, उसको हम कह रहे होते हैं। और जब लाइव इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है कि जिसके अंदर हमें कोई मसला पेश आया है, तो माजी के अंदर भी मुझे उस तरह का मसला पेश आया था, तो जो माजी के अंदर सोल्यूशन अप्लाई किया था, मैं अब वो सोल्यूशन अप्लाई करूंगा और अपने मसले को हल करूंगा। तो इसे कहते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। बात क्लियर हुई होगी कि क्रिस्टलाइज क्या होता है कि जिसके अंदर
हमने माजी में किसी चीज के मुतल्लिक, किसी मसले के सोल्यूशन के मुतल्लिक पढ़ा था, अब वो मसला पेश आया, हम माजी के हासिल किए हुए इल्म को इस्तेमाल करके इस मसले को हल करते हैं, इसको फिर लाइन बोलेंगे। और अगर हमने मसला पेश आया है, हमें माजी के अंदर उस चीज के मुतल्लिक नहीं जानते थे और एक नया मसला है, तो हम उसके मुतल्लिक फिर उसी वक्त जो है ना वो हाल को देखते हुए उसके हल निकालेंगे। तो इसे हम कहते हैं फ्लोइड इंटेलिजेंस। अच्छा, इसके बाद आ जाती हैं, टाइम हमारे पास 7 मिनट है वीडियो खत्म होने के, तो मेमोरी को देख लेते हैं। मेमोरी क्या होता है, हम कहते हैं कि मेमोरी किसी बंदे की याद करने की सलाहियत, कि वो किसी चीज को कैसे देखता लेता है, फिर कैसे स्टोर करता है, कैसे उसको रिटेन करता है, टाइम आने पे कैसे रिकॉल करता है। वो बंदा जिसको जल्दी सबक याद होता है, फिर वो सुना भी सकता है, फिर उसको लॉन्ग टर्म पे याद भी रहता है, तो हम कहते हैं यार ये गुड मेमोरी, मेमोरी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और ये मेमोरी वैसे भी बहुत जरूरी है, जिसके पास जिसकी मेमोरी अच्छी होगी, उससे फैसला साजी करने में, उसको काम को परफॉर्म करने में, कुछ भी करने में वो बंदा जो है वो जीनियस होगा, ज़हीन होगा। अच्छा, मेमोरी की आपने जो अपनी जिंदगी के अंदर टाइप देखी होंगी या सुनी होंगी, वो 2 3 ही होंगी। मैंने बहुत सारे लिखी हैं टाइप यहाँ पे, जैसे इसलिए लिखी है कि कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है पेपर वाला, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो आपके माइंड के अंदर हो गया यार ये भी एक, हमने ना इसके मतलब की बात की थी। तो पहली मेमोरी हमारी जो है वो सेंसरी मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी होती है 1 या 2 सेकंड चलने वाली, बिल्कुल टेम्परेरी मेमोरी। मेमोरी 1 या 2 सेकंड, जैसे मैं कहता हूँ आप मेरे पास बैठे, आप मुझे कहते हैं कि सर विशांत साहब जो है ना आप टाइम तो बताइएगा। मैं देखता हूँ, बताता हूँ यार जो है ना वो टाइम हो गए हैं, 9 बज गए हैं। अब आप मुझसे जो है ना वो 5 मिनट आप फिर दोबारा पूछते हैं यार टाइम तो बताएं, तो मैं फिर दोबारा क्लॉक की तरफ देखूंगा, क्योंकि मुझे वो टाइम भूल चुका होगा जो मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया। क्यों? क्योंकि मैंने वो उसको अपनी जो मेमोरी में लेके गए ही नहीं था। तो मतलब एक बंदे से पूछे ना इधर, जैसे एक आप और देखें, आप एक क्लासरूम के अंदर गए हैं और आप पढ़ा रहे हैं वहां पे, तो आपने देखा, आपने थोड़ी देर कमरे को सारा देखा, ठीक है। मैं उसमें कहूँ कि आंखें बंद करके मुझे बताएं कमरे के अंदर कितने बल्ब लगे हुए हैं, बोर्ड के ऊपर कितने स्विच हैं। अब ये चीजें आपको याद नहीं होगी, ये चीजें याद नहीं होगी। तो ये जो सेंस मेमोरी होती है ये सेकंड के दरमियान चलने वाली है। फिर उसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का दूसरा नाम है वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर जो है ना वो इंफॉर्मेशन है कुछ लॉन्ग लॉन्ग अर्से तक चलती है, यानी इसके अंदर कुछ टाइम तक जो है ना इंफॉर्मेशन चल रही होती है। लेकिन इसके अंदर ये भी भूल जाते हैं कि इसी तरह टाइम की तरह नहीं। ये जैसे मुझे किसी ने कहा कि यार जरा जरूरत करके बताना मुझे कितना जरूरत तेरा कितने होते हैं, मैं उसको कैलकुलेटर निकालता हूँ, जरूरत करके बता देता हूँ। अब थोड़ी देर बाद फिर कहता है यार बताइए जरा फलां जरूरत कितना होता है, तो मैं फिर दोबारा करूंगा जरूरत, क्योंकि मैं कुछ भूल के होऊंगा। जब मैंने पहले उससे बताया था तो मैंने उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं, वैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से बताया था। तो इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। ये भी हाफ सेकेंड और हाफ मिनट इतनी तकरीबन ही होती है। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग कहते हैं वो मेमोरी जो हमारी लंबी अरसे तक हमारी चलती है, यानी एक चीज मुझे ऐसी याद हो गई है कि मुझे भूल ही नहीं रही, और हो सकता है कि ये सालों याद रहे, हो सकता है 1 साल याद रहे, 6 महीने याद रहे, 2 साल याद रहे। तो वो मेमोरी जो लंबे अरसे के लिए हमारे दिमाग के अंदर स्टोर होती है उसे लॉन्ग मेमोरी बोलते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास यही कि मैंने एक्सप्लिसिट मेमोरी कही है और इम्प्लिसिट मेमोरी कही है। एक्सप्लिसिट जो होता है इसका मतलब होता है वाजे वाजे, और इम्प्लिसिट होता है जो अनकॉन्शियस मेमोरी, वो मेमोरी जो हम वाजे तौर पे इसको हम आगे मजीद देखते हैं। यहाँ पे देखें तो जहाँ पे डिक्लेरेटिव का वर्ड यूज हुआ है, मैं डिक्लेरेटिव मेमोरी बताता हूँ। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है कि जो एक अटल मेमोरी होती है जिसके अंदर रद्द बदल की कोई गुंजाइश नहीं होती। मिसाल के तौर पे अल्लाह एक है, अब ये मेरी डिक्लेरेटिव मेमोरी है, अब मैं इसको कभी भी तब्दील नहीं किया, खुदा एक ही है तो एक ही है, इसको कोई और खुदा नहीं हो सकते। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी जो होती है वो होती है कि जिसको रिकॉल करते हैं कॉन्शियस से इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपसे कोई चीज पूछता हूँ और आप उसे बताने के लिए आपको थोड़ा गौर फिक्र करनी पड़ती है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उस चीज को बताते हैं, तो ऐसे बंदों को हम कहते हैं कि ये एक्सप्लिसिट मेमोरी है। दूसरी इम्प्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम अपने कॉन्शियस चीजों को रिकॉल नहीं करते, निकाल नहीं, मतलब हमारे बिहेवियर में आ गए हैं। मुझे जो है ना वो कोई गिलास पकड़ाता है तो मैं उसे नाक के साथ में लगाऊंगा, मैं मुंह के साथ में लगाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग ये हो चुकी है, मैं इससे जानता हूँ पहले से कि यानी ये वाला काम किस तरह करना है, रूटीन का काम किस तरह करना है। तो उसके लिए मुझे जो है ना वो कोई ज्यादा सिफारिश की जरूरत समझे नहीं होती।
डिक्लेरेटिव के बाद वो भी जिसके अंदर स्टेटमेंट होती है, जिसमें कहता हूँ सूरज मस्जिद से निकलता है, मस्जिद से निकलता है तो कोई मगरब से नहीं कह सकता है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो सीधी फॉरवर्ड स्टेटमेंट होती है। इसके अलावा सेमेंटिक मेमोरी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी नॉलेज वगैरह होता है, जनरल नॉलेज कितना आता है, नहीं जो हम कुछ क्लास करते हैं रटा लगाते हैं, तो सेमेंटिक मेमोरी बोलेंगे। एपिसोडिक मेमोरी वो होता है कि जिसके अंदर हम कहानियां सुनाते हैं, किसी को कहानी की वजह से मैं कहता हूँ कि आए बताओ जरा, कल आप उधर गए हुए थे तो बताओ कैसे कहानी गुजरी, शुरू से मुझे अब तक बताओ। तो बंदा डिटेल से सारी बातें बताता है, जिसको हम जो है ना वो एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। और प्रोसीजरल मेमोरी वो होती है कि जिसके अंदर प्रोसीजर व्यवहार होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि यार बिरयानी बनाने का क्या तरीका है, तो आप मुझे एक एक चीज बताएंगे, पहले आपने इतना घी डालना है, इतने प्याज डालनी है, इतना फलां चीज डालना है, फलां चीज डालनी है। अब ये मुझे पहले जो बात बताई जा रही है उसको हम प्रोसीजर मेमोरी होती है, जिससे मैं प्रोसीजर बताते हैं। और इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी वो होता है कि जिस कदर हमें जिस तरह का स्टिमुलस मिलेगा उस तरह का रिस्पॉन्स होगा। मिसाल के तौर पे मुझसे ना एक भाई ने पूछा कि सर आपके यहाँ एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है, तो मैं उसके बाद डिटेल से बताता हूँ। अभी मैंने बताया ही उसको तो एक और बंदा आ गया और यही सवाल करने लग गया। अब मुझे गुस्सा आ जाएगा कि यार इसको अभी तो मैंने उसको बताया फिर ये भी पूछ रहे हैं, तो मैं वहां पर अपना एटीट्यूड तब्दील कर देता हूँ। या कोई मतलब इसी सवाल और अंदाज से पूछता है, मैं जिस तरह का सवाल जिस अंदाज से पूछता है मैं उसी सवाल उस अंदाज में उसको जवाब देता हूँ। तो प्राइमरी मेमोरी होती है जो स्टिमुलस के ऊपर बेस कर देती है, जिस तरह का स्टिमुलस होगा उस तरह का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी वो बंदे जो मतलब लाइफ लिखते हैं, लाइफ को मतलब लिखते हैं, और इनको हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये इस मेमोरी के हवाले से हमने बात की, और अप्रोक्सीमेटली जो है वो खत्म होने वाला है। लेकिन दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट होगा, मैं तब तक पानी पी लूंगा और दोबारा आऊंगा। एक सेशन हमारा होगा ताकि दो चार और सीरीज हैं उनको भी हम कवर करेंगे। अभी तक इंटेलिजेंस के मतलब कुछ सवाल है तो बता दें, हमारे पास 60 सेकंड हैं। चलिए मैं पानी पी के जो है वो दोबारा स्टार्ट करता हूँ, जैसे ही आप होती हैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद हम जो है वो कुछ देखेंगे। तो साइकोसोशल थ्योरी जो है एरिक इलेक्शन की, उसको देखना है। बरोन्स एंड ब्रोनर की थ्योरी को देखना है, और इसके अलावा गैगने की थ्योरी को भी देखना है। मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने जो है वो करनी है। तो मैं अगले जो सेशन है जो बैच करता है उसके अंदर वो सेशन बैच करें, सेशन अभी सेशन जो रिकॉर्डिंग उसके अंदर कर दूँ।